हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम 21 जनवरी के करंट अफेयर्स। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का न्यू डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इनके बारे में बता दें तो दलजीत सिंह चौधरी को रश्मि शुक्ला के स्थान पर एसएसबी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है और रश्मि शुक्ला को रिसेंटली महाराष्ट्र की डीजीपी की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी का सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक के तौर पर कार्यकाल जो है वो 30 नवंबर 2025 तक रहेगा। मतलब ये एसएसबी के लगभग 1.5 साल तक महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। एसएसबी के बारे में बता दें तो ये भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो नेपाल और भूटान के साथ जो भी भारत की बाउंड्रीज लगती हैं वहाँ पर सीमाओं की सुरक्षा करता है। और एसएसबी की स्थापना 1963 में हुई थी और एसएसबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इसके अलावा हाल ही में कुछ अन्य नियुक्तियाँ भी हुई थी, उनको भी देख लेते हैं। नीना सिंह को हाल ही में सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। और राहुल रसगोत्रा को रिसेंटली आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिली है। और अनीश दयाल सिंह जी को हाल ही में सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये अदर अपॉइंटमेंट्स थी जो 2023 में रिसेंटली हाल ही में इनको दी गई हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किस राज्य में अनावरण किया गया है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 206 फीट है। भीमराव अंबेडकर की अन्य मूर्तियाँ जो भारत के बाहर हैं, तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को भारत के बाहर अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित किया गया है और ये इंडिया के बाहर सबसे बड़ी BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। हाल ही में रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो हाल ही में अदर्स ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। MS धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और मोहम्मद शमी को रिसेंटली प्यूमा का न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एज इट इज़ जो कि एक न्यूट्रिशियन ब्रांड है, उसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। और कैटरीना कैफ को घड़ी के ब्रांड रेडो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो छठे खेलो इंडियन यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 6th खेलो इंडियन यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ किया है और इस गेम्स का आयोजन 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित किए जाएंगे। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 से अधिक एथलीट 26 खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है वो 2018 में पहली बार हुई थी और इसका फर्स्ट इवेंट न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फोर्ब्स रिपोर्ट विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो रिसेंटली फोर्ब्स की रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कुवैती दिनार को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और USD को 10th नंबर पे रखा गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हाल ही में नोवाक जोकोविच को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है और ये एक टेनिस प्लेयर हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है? तो रिसेंटली 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत ईरान की फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो पुराने समय में ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। एंड हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। फारसी भाषा के बारे में बता दें तो एक इंडो यूरोपियन भाषा है और इसका मुख्य रूप से उपयोग ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा किया जाता है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं मतलब शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका इतिहास कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो और उन भाषाओं का उपयोग साहित्य और ग्रंथों में भी किया गया हो। संविधान की अनुसूची 8 में भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा का मुख्य रूप से उपयोग दक्षिण भारत और श्रीलंका में किया जाता है। उसके बाद 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ और 2008 में ही तेलुगु भाषा को और उसके बाद 2013 में मलयालम भाषा को एंड उसके बाद 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो मतलब भारत में टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा अब तक दिया जा चुका है और रिसेंटली एस जयशंकर ने घोषणा की है कि फारसी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में कनुमा त्यौहार मनाया जाता है? इन विच स्टेट कनुमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो मकर संक्रांति के तीसरे दिन कनुमा त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तेलंगाना में संक्रांति के तीसरे दिन कनुमा त्यौहार मनाया जाता है और कनुमा त्यौहार का संबंध जो है वो इस दिन मतलब पशुओं की और कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब गोकुलम गांव में बाढ़ आई थी तो श्री कृष्ण ने वहां के लोगों को बाढ़ से बचाया था, इसीलिए उनके सम्मान में कनुमा त्यौहार को मनाया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2024? तो विंग्स इंडिया 2024 के अनुसार 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली एयरपोर्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरुआत की गई है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्राफीन है क्या। तो ग्राफीन एक कार्बन की माइक्रो संरचना है जिसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में होता है। तो रिसेंटली इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत भारत के केरल राज्य के कोच्चि में की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें।